ओके, सो विल बी स्टार्टिंग कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स बेसिकली कंपनी हम किसको कहते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं। जैसे कि एक बिजनेस का अगर कोई अकेला ओनर हो, सिंगल ओनर हो, दैट इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। ठीक है ना? अगर एक से ज्यादा हो, दो हो और या मैक्सिमम 20 तक अगर पार्टनर्स हो, तो वो बिजनेस कहलाता है पार्टनरशिप। अगर 20 से भी ज्यादा पार्टनर आपको रखने हो तो दैट इज नॉट अलाउड। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है। कंपनी के अंदर अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है ना? लाखों करोड़ों भी पार्टनर्स हो सकते हैं कंपनी के अंदर। अच्छा, अब लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कंपनी में कि जो है कहते 20 से ऊपर होंगे जब भी कंपनी, मतलब अगर 20 से कम है लोग फिर भी वो पार्ट कंपनी बना सकते हैं। लेकिन कंपनी का एक ये एडवांटेजेस में है कि अगर 20 से ऊपर लोग हों तो लाजमी कंपनी, तो कंपनी फिर भी बन सकती है। तो कंपनी जो है अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं कंपनी के। ठीक है, एक अकेला बंदा, सिंगल पर्सन भी अगर चाहे अपने बिजनेस को कंपनी बनाना चाहे तो वो कंपनी बन सकती है। कंपनी इज बेसिकली एन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का मतलब ये होता है कि उस बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी हो। मतलब एक आम सोल ट्रेडर है ना, अगर वो अपना बिजनेस का चाहे कोई नाम भी दे दे, ठीक है ना, लेकिन वो उस बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। जैसे कि ये इब्राहिम है, ठीक है ना, इब्राहिम ने जो है अपना इब्राहिम जनरल स्टोर खोला। अब जो है कहते हैं कल को कोई अगर कर्जदार आएगा, इससे बोलेगा भाई वो मेरे पैसे तुमने नहीं भरे, दो। बोलेगा भाई मुझसे क्यों मांग रहा, आपने इब्राहिम जनरल स्टोर को दिया था ना उधार, उससे जाके लो। तो वो उसको देगा जमाट, बोलेगा भाई क्या बकवास करो, तुम ही हो ना यार, तुमसे ही लेंगे, हम किससे लेंगे? तो क्या होगा, ये सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। मतलब ये इब्राहिम जनरल स्टोर और ये कहते हैं इब्राहिम अदनान एक ही चीज़ है। जिन दोनों को अलग अलग काउंट नहीं किया जाएगा एक थर्ड पर्सन की नज़र में। लेकिन कंपनी के लिए ऐसा नहीं है। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो उनको क्या कहलाते हैं? वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। जिस बंदे ने कंपनी का शेयर खरीदा है वो कंपनी का एक तरह से पार्टनर है। अगर पीएसओ एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों शेयर हैं उसके, अगर आपने पीएसओ का एक शेयर खरीद लिया, तब घर जाके सीना चौड़ा करके बोल सकते हो कि भाई मैं पीएसओ का मालिक हूँ। ठीक है, पीएसओ के लाखों करोड़ों मालिकान में से एक मैं भी हूँ, ये आप बोल सकते हो। क्योंकि देखो बात ये है कि आप हो तो आप बहरहाल एक जो शेयर होल्डर, इसके पास एक शेयर भी है, वो भी मालिक तो है कंपनी का। ठीक है ना? अब वो उसका बहुत कम वो है परसेंटेज। अच्छा, लेकिन एक और बात ये है कि यानी कि अगर किसी को पैसे मांगने होंगे, पीएसओ का उधार होगा किसी के ऊपर, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपके पास आके आपके घर पे पहुंच जाए, लो भाई निकालो तुम्हारी कंपनी का उधार है मेरे ऊपर। उसका आप बोल सकते हो भाई आपने मुझे उधार थोड़ी दिया, पीएसओ को दिया जाए कंपनी से लो। ठीक है ना? क्योंकि बात ये है कि जो कंपनी है वो कंपनी होती है, कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कंपनी के ऊपर अगर कंपनी का कोई प्रॉब्लम है, किसी को केस करना होगा तो कंपनी पे केस करेगा, किसी इंडिविजुअल पे केस, शेयर होल्डर पे केस नहीं कर सकता। और कंपनी को भी अगर किसी बंदे पे केस करना होगा, कंपनी अपने नाम से केस करेगी। ऐसा नहीं होगा कि है ना कंपनी किसी कोई डायरेक्ट कंपनी का शेयर होल्डर अपने नाम से केस करे किसी से पैसे मांगने हो तो। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम पैसे हो या कोई भी मसला हो, तो यानी कि ये सिर्फ अगर विजिट कर लें हम, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम। ये सू का मतलब क्या होता है? केस करना। ठीक है, सू मींस कि केस करना, विच कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम। इट इज ओन्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स एंड कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्टर्स। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। लेकिन कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, चलाता कौन है कंपनी को? डायरेक्टर्स चलाते हैं। डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं? डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया होता है, शेयर होल्डर ने नॉमिनेट किया होता है, उनको इलेक्ट किया होता है। इलेक्शन होते हैं हर साल कंपनी में, जिससे शेयर होल्डर डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। जो डायरेक्टर्स जो इलेक्शन के जरिए जो इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग जो है कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर उनको इलेक्ट करते हैं और फिर वो पूरा साल कंपनी के ऑपरेशंस को देखते हैं। क्योंकि हर कोई वरना तो इंटरफेयर करता रहेगा अगर। अब कंपनीज जो होती हैं, दो टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सिर्फ इतना फर्क होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होती। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है दैट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने का फायदा ये होता है कि उस कंपनी का जो है ना कहते हैं, अगर किसी को भी शेयर खरीदने होंगे तो वो क्या करेगा, वो जाकर स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा शेयर खरीदने के लिए। मतलब एक बंदा है किसी को कि भाई यार मेरे पास पैसे पड़े हैं और जो है दादाजी का इंतकाल हुआ था, तो मेरे हिस्से में 1 लाख रुपए आए हैं मेरे से क्या, तो अब क्या करूँ, उसे 1 लाख रुपए का कहीं इन्वेस्ट करता हूँ चलो। तो वो स्टॉक एक्सचेंज जाएगा, वो देखेगा अच्छा भाई ये शेयर हैं, ये शेयर अवेलेबल है मार्केट में, मैं जो उसको पसंद आएगा वो ये खरीद लेगा। ठीक है, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो ये हो सकता है
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या हुआ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होंगे, तो उस बंदे को तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये कंपनी भी एग्जिस्ट करती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक ये मसला है कि जो उसने कंपनी फॉर्म की है वो सिर्फ अपने जान पहचान वालों को शेयर दे सकता है। इट इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आप सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को या कोई भी अपनी जान पहचान से एम्प्लॉइज को, किसी भी जानने वाले को जिससे किसी तरीके से लिंक हो, वो आपसे आके हम शेयर खरीद सकता है। मसला नहीं, मतलब कोई वो नहीं है इसमें, कंपनी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि आप इसको बेच सकते हो या उसको नहीं बेच सकते। लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो है ना, क्या कहते हैं, जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो एक अननोन स्ट्रेंजर को आपकी कंपनी के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये होता है कि भाई वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड, एवरीवन कैन बाय। तो उससे क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में जो है शेयर बिकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा फंड जनरेट कर सकते हो एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो मसला है अभी भी यार, वो भी डायरेक्ट 50%, मतलब बंदा बंदा अगर 1% की बात करे, आधे 0.5% की बात करे, तो हम सोचें। अच्छा भाई, चलो फिर आगे चलते हैं हम। ऑर्डिनरी शेयर्स की टाइप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर्स की टाइप्स कितनी होती हैं? एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। दो टाइप के शेयर्स होते हैं। ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स तो वही शेयर होते हैं जिनके बारे में जो हम आमतौर पर हम देखते हैं मार्केट में, शेयर जो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, कोई भी कंपनी का जाकर शेयर खरीदता, दैट इज ऑर्डिनरी शेयर। अब मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे ने कंपनी का शेयर खरीदा है, इसका मतलब क्या है, वो कंपनी का एक तरह से ओनर हो गया है। अब कंपनी के दुख और सुख में वो साथी है कंपनी का, कि अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ, अच्छा जो नॉर्मली पार्टनरशिप या सोल ट्रेडर में क्या होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या हम ड्राइंग्स कर लेते हैं। ठीक है, जब चाहे पार्टनर ड्राइंग कर ले या सोल ट्रेडर ड्राइंग कर ले। लेकिन कंपनी में तो ऐसा नहीं हो सकता, आप एक शेयर खरीदो और आपने पीएसओ का एक शेयर खरीद लिया और किसी पंप पे जाके बोलो ला पैसे निकाल, वो बोलेगा भाई क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आप ड्राइंग्स इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है। एक तरीका होता है भाई, पूरी कंपनी को जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबको एक साथ जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कंपनी में जो है साल में एक मरतबा तो नॉर्मली हर कंपनी डिविडेंड देती ही है, कोई भी कंपनी जो है साल में 2 या 3 दफा भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिविडेंड होता क्या है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट जब शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसका नाम रखा गया है डिविडेंड। मतलब ड्रॉइंग्स की जगह डिविडेंड है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हम शेयर होल्डर को बराबर, मतलब बराबर उस तरह मिलेगा कि पर शेयर मिलता है। जैसे कि अगर कंपनी ने बोला भाई इस साल हम एक शेयर को 2 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, तो जिसके पास इतने शेयर होंगे उसको ऑटोमेटिकली अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। मेरे पास अगर 10 शेयर हैं, मुझे 20 रुपए मिलेंगे, किसी के पास 50 शेयर है तो 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है ना। मतलब दो कंपनी अनाउंस करती है डिविडेंड पर शेयर, तो जिसके पास इतने ज्यादा शेयर होंगे उसका ऑटोमेटिकली अमाउंट उतना ज्यादा बन जाएगा। कुछ पूछ रहे थे? पर शेयर। जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो लोग कंपनी के, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स उनको इलेक्ट करते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, डायरेक्टर्स खुद भी शेयर होल्डर ही होते हैं। जो 5 डायरेक्टर होते हैं, वही ना कि कोई मसला नहीं। देखो डायरेक्टर नॉर्मली जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर ही हो, कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है इसके भाई एक भी शेयर ना हो भी डायरेक्टर बन सकता है, अगर शेयर होल्डर उसको बनाना चाहेगा। मेरे 25% शेयर हैं, लेकिन मैं खुद डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, मैंने अपनी जगह किसी और को नॉमिनेट कर दिया, मैंने कहा ये बंदा है, ये डायरेक्टर है। तो क्या होगा कि वोटिंग होगी, मैं उसको वोट दूंगा, तो ऑब्वियसली वो वोट जिसके बताता होंगे वो जी बन जाएगा डायरेक्टर। डायरेक्टर का काम कंपनी के ऑपरेशन को संभालना, ठीक है ना। डायरेक्टर का काम चने बेचना नहीं होता, उसका काम होता है कि भाई कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशन है उनको रन करेगा। अब डायरेक्टर्स में डिफरेंट कैटेगरी होती है। फाइनेंस डायरेक्टर होता है, वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस देखता है सारा। जो सेल्स डायरेक्टर है उसका काम मार्केटिंग और सेल्स है। इस तरीके से अलग अलग 4-5, मतलब डिफरेंट करता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी तो डायरेक्टर ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है ना। नहीं कर सकते, शेयर होल्डर को ड्राइंग नहीं होती, ड्राइंग की जगह शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है। अच्छा अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। अच्छा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स भी एक अलग टाइप के शेयर्स हैं। उनमें जो है ना एक्स्ट्रा बात पता है क्या है, कि उन लोगों को जो है ना डिविडेंड फिक्स मिलता है। मतलब वो शेयर होल्डर है, उन्होंने शेयर खरीदे कंपनी के, उन्होंने कहा यार ये कहानी नहीं है यार, ये कभी प्रॉफिट कम हो तो डिविडेंड कम, ज्यादा हो ज्यादा ये हमें नहीं चाहिए, हमें जो है ना एक अमाउंट बस फिक्स कर दो कि भाई जितना ही प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कह रहे भाई हमारी जो परसेंटेज फिक्स कर दो, कि अगर मैंने जो है 10,000 रुपये लगाए हैं, मुझे जो है 10% या 8% या 12% मिलेगा, ये मेरा डिविडेंड फिक्स है। जी
ये तो एज एन एक्सपेंस, ये तो एज एन इंटरेस्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। मैं बताऊंगा इसके दोनों बातें, मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनो। अभी जरा खामोशी सुनो, जरा एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है ना, उनके ऊपर उनके जो है ना, क्या कहते हैं, दो फायदे हैं। फायदा क्या है? प्रेफरेंस है उनको प्रेफरेंस मिल रही है ऑर्डिनरी के ऊपर। मतलब जब प्रॉफिट आएगा ना, पहले उनका डिविडेंड निकलेगा उस प्रॉफिट में से। डील है पहले से, नहीं ज्यादा की बात नहीं, डील है ना यार। उनको 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 देखो, उनको प्रेफरेंस मिली हुई है। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये होता है कि ये वो शेयर है जिनको डिविडेंड पहले दिया जाएगा ऑर्डिनरी से। भाई मर्जी, उन्होंने डील की है, उन्होंने खरीदे वाले शेयर हैं। दो कैटेगरी के शेयर है ना तुम्हें, देखो दो कैटेगरी के शेयर हैं। आपको दोनों में जो खरीदना है खरीद लो, आप ले, जिसको मसला हो रहा है वो ले लेता प्रेफरेंस। क्यों नहीं लिया उसने? तो सर एक तरीके से कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, भाई जब कंपनी को ज्यादा फायदा होगा तो प्रेफरेंस वाले नुकसान में रहेंगे, ठीक है। कंपनी को जब बहुत ज्यादा फायदा होगा, उन्होंने अपनी परसेंटेज फिक्स करवा ली है, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो नुकसान में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो फिर भी उतना ही मिलेगा। जब कंपनी को प्रॉफिट कम होगा तो उनको फिर थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि उन्होंने अपनी परसेंटेज फिक्स करवाई है, उनको फिर भी वही मिलेगा। ठीक है, अब जरा मुझे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना था ना, बीच में नहीं रोकना, ठीक है। पहले लेट मी फिनिश। देखो अब क्या है, प्रेफरेंस के अंदर एक और बात क्या इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, उनको जो है ऑर्डिनरी से पहले डिविडेंड मिलता है। दूसरी बात, उनका डिविडेंड क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो उनको जो है ना, कहते हैं कब फायदा है, बिजनेस को थोड़ा सा बहुत नॉर्मल या कम प्रॉफिट हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फायदे में रहेंगे। लेकिन जब बिजनेस को प्रॉफिट ज्यादा हो तो जब प्रेफरेंस नुकसान में रहेंगे। हो गया ऑर्डिनरी को क्या है कि भाई बिजनेस को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। प्रेफरेंस का क्या है कि डिविडेंड ज्यादा नहीं मिलेगा, इतना कम रिस्क लोगे उतना रिटर्न भी कम मिलेगा, ठीक है ना। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ऑर्डिनरी वाले रिस्क ले रहे हैं, उनका रिटर्न भी ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब लालच बुरी भलाई की बात नहीं है। देखो बात ये है कि फिर मतलब दे आर नॉट रिस्क टेकर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैं कहूंगा दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना। हाँ मतलब इनके अंदर हाइब्रिड है थोड़ा सा, कुछ कुछ खूबियां हैं एंटरप्रेन्योर्स की, कुछ नहीं है। अच्छा अब एक बात बताओ कि एक और चीज होती है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? अच्छा भाई, डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लोन, वेरी गुड। में डिबेंचर में और नॉर्मल बैंक लोन में क्या फर्क होता है? और इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। डिबेंचर जो होता है वो ऐसे पे करो 15-20 साल सर पब्लिक से लेते हैं ना, गलत। सर पब्लिक से लेते हैं, बहुत बड़ा ले सकते हैं वो अपना आगे ठीक है मैं बताता हूँ, देखो बात सुनो, मैं बताता हूँ। देखो डिबेंचर जो है ना, डिबेंचर, गौर से सुनो जरा मेरी बात। डिबेंचर्स और बैंक लोन में क्या फर्क होता है? डिबेंचर और बैंक लोन में फर्क ये है कि डिबेंचर जो है ना वो लिया जाता है जनरल पब्लिक से, और बैंक लोन होता है किसी बैंक से। फॉर एग्जाम्पल जो है, कहते हैं हम एक बैंक के पास गए, ठीक है, और बैंक से हमने पूछा कि भाई एक कंपनी है, कंपनी बैंक के पास गई, बोला भाई आपका जो इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, हमें हमें लोन चाहिए, कितना इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा? बैंक ने कहा भाई आपको 3% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा अब मसला ये हुआ कि ना कहते हैं अच्छा भाई बैंक, अगर आपको लोन की जरूरत पड़ी और आप बैंक गए, ठीक है, जब बैंक गए तो बैंक वालों से आपने पूछा कि भाई क्या कहते हैं लोन का जो है चाहिए हमें, कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? बैंक वालों ने कहा 15%। अच्छा हमने कहा अच्छा, और अगर कोई आम बंदा जो है, कॉमन मैन, बेचारा एक गरीब किसान जिसने पैसे जमा किए हो, वो जा रहा है बैंक में पैसे जमा कराने, वो कह रहा है भाई मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मुझे इंटरेस्ट दे दो, ये मेरे पैसे रख लो, इंटरेस्ट दो। बैंक वाले इसको बोले आपको मिलेगा 8%। तो बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? वो बैंक का प्रॉफिट, वो बैंक का प्रॉफिट है। देखो बैंक वालों का काम क्या है? बैंक वाले अपने पैसे थोड़ी देते हैं आपको इंटरेस्ट पे। एक बंदा आके बैंक में पैसे रखवाता है, उसको बैंक वाले इंटरेस्ट पे करते हैं, और दूसरा बंदा जैसे कि आके बैंक लोन लेना चाह रहा है, उसको दे देते हैं पैसे उठा के। तो बैंक वालों को क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि बैंक वाले जो है ना, जो इंटरेस्ट लोगों से चार्ज करते हैं वो ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, और अगर कोई आकर बैंक में पैसे रखवाए उसको कम देते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। जो डिफरेंस होता है दोनों का वो क्या होता है? बैंक का प्रॉफिट, ठीक है। सुनो यही तो डिफरेंस है, यही तो कमाई है बैंक की ना। ये जो डिफरेंस है, लेट मी फिनिश, ये डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट है। अब हम डिबेंचर्स में क्या करते हैं पता है? अगर हम डायरेक्टली जनरल पब्लिक से ले लें तो ये 20 का 7% बैंक का प्रॉफिट हट जाएगा। अगर हम जनरल एक आम आदमी को बोलते हैं जाके यार आ जाओ मुझे दे दो, बैंक को नहीं तो एक काम करो मुझे दे दो, वो बोलेगा क्यों भाई? अच्छा वो बोलेगा क्यों भाई, मैं आपको क्यों दूं? वो बोलेगा यार बैंक में तो मैं थोड़ा सिक्योर हूँ ना, थोड़ा मुझे जरा एक वो है, कहते हैं रिस्क कम है, जरा भरोसा है बैंक के ऊपर, तो भाई बैंक में पैसे जमा करवाए हैं तो चांसेस ये है कि बैंक खा के भागेगा नहीं,
ये नहीं होगा कि मेरे 500 रुपए खाने के चक्कर में बैंक अपना बैंक बंद करके भाग जाए, ठीक है ना। तो बात ये है कि बैंक थोड़ा सिक्योर, कंपनी में वो थोड़ा डरेगा, वो बोलेगा भाई मैं आपको क्यों दूं, बैंक को क्यों ना दूं। तो हम उसको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा बोलेंगे कि यार देखो हम तुम्हें 10% दे देते हैं, बैंक में आपको 8% मिल रहा है, हम 10% दे देते हैं। तो क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेट होगा। कोई कंपनी 11% भी ऑफर कर सकती है, जितना ज्यादा ये इंटरेस्ट है। देखो जितना ज्यादा इंटरेस्ट देंगे ना, तो उतना ज्यादा उसको रिस्क लेने का दिल करेगा ना। अगर मैं कंपनी में मार्केट में जाता हूँ सामान लेने के लिए, ठीक है, मैं कल जो है ना क्या कहते हैं कोई कपड़े लेने के लिए गया, तो जिस ब्रांड का मैं हमेशा सूट लेता हूँ, मतलब सलवार कमीज के लिए कपड़े, तो जो है ना वो शायद कोई समझो 2,500 का ऐसा कुछ था, ऐसे सामने फॉर एग्जाम्पल 2,500 का था। उसने बोला यार ये भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ये ले जाए, ये बहुत अच्छा है, बिला तारीफें कर रहा था, ये ले जाए, सुना भी नहीं कभी नाम। मैंने कहा यार भाई नहीं चाहिए मुझे, जो मैं कह रहा हूँ पाशा, हाँ मैंने कहा भाई पाशा का सूट मुझे चाहिए। यार नहीं पाशा नहीं, एक काम करे, कोई और अनब्रांडेड बता रहा था ना, कह रहा ये ले रहा हूँ। मैंने कहा भाई अनब्रांडेड क्यों दे रहा हूँ जबरदस्ती, नहीं नहीं ये उससे भी अच्छा है, इसका सिर्फ नाम रह गया है आजकल, तो ये ज्यादा क्वालिटी इनकी ज्यादा अच्छी है, अच्छा धागा इस्तेमाल किया है। फूल बकवास, मुझे कुछ नहीं पता कौन सा धागा इस्तेमाल किया अंदर। मैंने कहा अच्छा भाई कितने का है, यार 3,000 का। मैंने कहा फिर तो कभी मर के भी ना लूं मैं। मैंने भाई एक चीज जो है ब्रांड 2,500 का मिल रहा है और अनब्रांडेड चीज तुम 3,000 में दो, पागल हो जो मैं लूंगा। अगर सस्ता होता तो मैं शायद ट्राई कर लेता, मैं बोला चलो यार एक दफा ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता जो है अच्छा हो। पागल बनाया ना, वरना तो ट्राई करना। मैंने कहा मैं कल बाद में आ जाऊंगा, आ जाएगा ना, नहीं है ना अभी मैं बाद में ले लूंगा, इमरजेंसी नहीं है। हाँ जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ बैंक वैसी बात है, दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं बैंक में ना, एक होता है करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। अगर आप करंट अकाउंट में पैसे डलवाओगे, अगर आप करंट अकाउंट में पैसे डलवाओगे तो क्या होगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट फ्री, सूद के बगैर काम है, साफ सुथरा, ठीक है, ठीक है। इस्लामी बैंक मतलब समझ लो कि है ना कहते हैं सूद से पाक। अच्छा लेकिन अगर आप जो है कहते हैं वो सेविंग अकाउंट में पैसे डलवाओगे, सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट का मतलब होता है कि उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपने जो पैसे रखवाए हैं उस पर वो लोग आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। अब बैंक जो है ना वो हराम होता है, बिल्कुल हराम, ठीक है। अच्छा भाई इस्लामिक बैंक कैसे करवाती है, इस्लामिक बैंक जो है, इस्लामिक बैंक का जरा प्रोसीजर डिफरेंट होता है, खामोश। इस्लामिक बैंक का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है, कभी और उस पर डिस्कस करेंगे, अभी टाइम कम है थोड़ा, मुझे आगे पढ़ाना है। एक मिनट खामोश हो जाओ, फजूल बातें नहीं करो। देखो बात ये है कि फौरी तौर पर तो नहीं ना, उसने बताया है ना, लोन जब दिया होगा थी बात हुई कब वापस मिलेंगे, लेकिन अगर उसको फौरी तौर पर पैसे की जरूरत भी पड़ जाए तो बैंक के पास इतना रिजर्व होता है कि वो दे देंगे, कोई मसला नहीं है, तो कुछ पेनल्टी वगैरह लगाएंगे लेकिन दे देंगे। अच्छा ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर्स की बात कर रहे थे हम। देखो तीन चीजें हैं टोटल, एक होता है ऑर्डिनरी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है डिवेंचर, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर क्या है, दैट इज द ट्रू ओनर, वो बंदा एंटरप्रेन्योर है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा मिलेगा, नहीं हुआ नुकसान हुआ तो नहीं मिलेगा डिविडेंड। वो क्या कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होता है जिसने पैसा लगाया हो बिजनेस में, लेकिन उसको डिविडेंड क्या मिलेगा, फिक्स्ड। डिबेंचर क्या होता है, उसने ही बिजनेस को लोन दिया है और उसको क्या मिल रहा है रिटर्न, उसके ऊपर इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में क्या फर्क हुआ फिर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने ही पैसा लगाया, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड फिक्स मिल रहा है। डिबेंचर वाले ने ही पैसा लगाया, उसको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट और लोन में फिर फर्क क्या हुआ, दोनों को फिक्स रिटर्न मिलना है तो। इन्वेस्टमेंट लो आप डाल दो, आपको आगे भी देनी पड़ रहा है, आप वेरी गुड पॉइंट। एथिकल है और वो जो फिक्स रिटर्न मिल रहा है वो अनएथिकल। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वैसे नहीं है, अनएथिकल क्यों भाई, एक बात पहले तय हुई है। देखो वो लॉन्ग टर्म में देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। यार मैं दे नहीं रहा। अच्छा वो वलीद ने सही जवाब दिया है। देखो बात ये है कि जो डिवेंचर होता है ना, डिवेंचर वाले को जो है ना इंटरेस्ट तो देना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे बाद उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करनी पड़ती है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर अपने बिजनेस में पैसा लगा दिया, उसको प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिलेगी। उसने पैसे लगा दिए ना, उसके पैसे इन्वेस्ट हो गए बिजनेस के अंदर, अब वो निकाल नहीं सकता उनको, मतलब दे डू नॉट हैव टू रीपे। जैसे कि पार्टनरशिप के अंदर भी अगर मैं बोलूं कि यार मुझे पैसों की जरूरत है तो एक नया पार्टनर एडमिट कर लूं या फिर मैं बैंक से लोन लूं, तो बैंक क्या होगा, नया पार्टनर एडमिट करने का फायदा क्या है कि जो उस पैसे ने उसने जो पैसा लगाया है
वो पैसा रीपे नहीं करना पड़ेगा वापस। अगर हम लोन लेंगे तो क्या होगा, उस लोन को फिर रीपे भी तो करना पड़ेगा। रीपे कैसे करेंगे, जब रीपे करेंगे बिजनेस फिर खाली हो जाएगा। तो इस वजह से जो है कहते हैं डिबेंचर्स का ये फर्क है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। अच्छा एक और बात बताइए क्या है, एक और ये बात है कि भाई क्या कहते हैं, अच्छा कंपनी जो होती है, कंपनी के अंदर जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं ना, उनके पास वोटिंग राइट होता है। अगर मैं इनको कंपेयर करूं, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं, तीनों में क्या फर्क है। अच्छा भाई अब इनमें क्या क्या देखो डिफरेंसेस हैं। पहला क्या है, ऑर्डिनरी के बाद वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस के पास नहीं होता, इसके अलावा इसके पास भी नहीं होता, डिबेंचर के पास भी नो वोटिंग राइट। दूसरी चीज क्या है ऑर्डिनरी में कि इनका नो फिक्स डिविडेंड, और प्रेफरेंस में क्या होता है फिक्स डिविडेंड, और इनका क्या होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट। अच्छा कभी डिफरेंसेस अगर इनके पूछे जाए ना तो आप यही बोल सकते हो कि ऑर्डिनरी को जो है डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस को भी डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर को इंटरेस्ट मिलता है। अब एक बात है, डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या फर्क है, डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या फर्क है जल्दी बताओ। देखो डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड और इंटरेस्ट में जो मेन फर्क है वो पता है क्या है, कि अगर डिविडेंड जब मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट हो। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड फिक्स्ड है, लेकिन अगर कंपनी को किसी साल नुकसान हो गया और कंपनी वो नहीं दे पाई उनको डिविडेंड, तो वो क्लेम नहीं कर सकते, वो लड़ नहीं सकते, आके कंपनी का जो है गिरबान नहीं पकड़ सकते, भाई पैसे निकालो हमारे। बेशक फिक्स है, लेकिन फिर भी मतलब जबर ये नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो कोई जबरदस्ती नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ देखो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का क्या है कि फायदा होगा तो ज्यादा मिलेगा, लॉस होगा तो कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मतलब लेकिन जो प्रेफरेंस का क्या है कि प्रेफरेंस को एक प्रेफरेंस मिली हुई है कि ऑर्डिनरी से पहले आपको देंगे, जब प्रॉफिट लेकिन होगा तो मिलेगा ना, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन है, दे आर ऑल्सो शेयर होल्डर्स, कंपनी के मालिक हैं। अपनी कंपनी के ऊपर केस कैसे कर सकते हैं, मैं अपने खुद के ऊपर केस कर दूंगे। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने आज अपने आप से वादा किया था कि आज जो है कहते हैं मैं वो करूंगा नहीं KFC में डिनर करूंगा आज, ठीक है, कहीं लाल किला में डिनर करूंगा, लेकिन रात को मुझे लगा नहीं यार आज खर्चा बहुत हो गया है, छोड़ो यार आज नहीं करते हैं, तो अगले दिन के अपने ऊपर केस कर दूंगा कि कल इस बंदे ने मुझे डिनर नहीं कराया, वादा करके मुकर गया। मतलब ये देखो हमने शेयर होल्डर से अपने वादा किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। मतलब मैंने सोचा था कि भाई इस साल जो है मैं गाड़ी खरीदूंगा, ठीक है ना, कौन सी आई है, एमजी, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई साल के आखिर में यार पैसे इतने नहीं बचे एमजी के, मैंने कहा चलो इस साल नहीं अगले साल ले लेंगे, तो पता चला नहीं तो अपने ऊपर क्लेम कर दूंगा कि केस कर दूंगा अपने ऊपर। मतलब शेयर होल्डर अपनी कंपनी पे केस नहीं कर सकता फॉर दिस रीजन कि उसने डिविडेंड का वादा किया था। मतलब सिंपल सी बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आखिर हैं शेयर होल्डर्स ही, ठीक है ना, तो वो मतलब अपनी कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, नंबर वन। और जैसे डिबेंचर होंगे ना, जो डिबेंचर होल्डर्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी, वो घर का हिस्सा नहीं है, वो लोग जो है ना क्या कहते हैं वो उन्होंने उधार दिया आपको, अगर उनको उनका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो वो आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, दे कैन क्लेम कि भाई हमारे पैसे हमें वापस दो, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, क्या नाम है, अब्दुल मोइज जो है आगे जाके इसकी शादी होती है ठीक है। अबे ये क्या बस ये जो है ना, अच्छा ये फॉर एग्जाम्पल बस करो, अच्छा भाई ये जो है कहते हैं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अब्दुल मोइज जो सामने बैठे हैं हमारे, ठीक है ना, इंशाल्लाह आगे जाके हम दुआ करते हैं इनकी शादी हो जाए, ठीक है। मतलब एक अच्छा भाई एक अदद बीवी, 2 बच्चे और
अच्छा भाई, और एक घर में नौकर काम करता है, तीन ये छोटी छोटा सा, चुप हो जाओ यार, समझाने दो भाई। छोटा सा इनका खानदान है, ठीक है, हंसी खुशी रह रहे हैं, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, घर में जब ये सैलरी इसकी आएगी, जो नौकर होगा, नौकर की जो सैलरी होगी फिक्स होगी या वेरिएबल होगी? फिक्स होगी ना। जब घर में सैलरी आएगी सबसे पहले किसको देंगे? नहीं भाई, सबसे पहले थोड़ा खामोश हो जाओ, बीच में नहीं बोलना। देखो, सबसे पहले जो दिया जाएगा ना नौकर को, क्योंकि देखो बात ये है कि उसको ये नहीं बोल सकता ये कि यार इस महीने यार काम नहीं हुआ, छोड़ दे यार अगले महीने, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलेगा भाई क्या मतलब, मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, मैं तुम्हारे ये दुख सुनने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। आपने जो है मुझे मेरी सैलरी देनी है। ये आउटसाइडर है, अगर इसको पैसे नहीं दिए मोहल्ले की कमेटी को जमा कर लेंगे, बोलेगा भाई ये फला शख्स ने मेरे पैसे नहीं दिए, मेरा हक मारा, गरीब का हक मारा, तो कुछ भी करके इसको देना है। ये बंदा कौन है? डिबेंचर है, ये बंदा है डिबेंचर भाई, इसको तो देना ही, सबसे पहले देना है और फिक्स देना है, नहीं देंगे तो एक क्लेम भी कर सकता है। फिर है बच्चे। अब बच्चों का क्या होता है, बच्चे जो है ना घर के फर्द हैं, ठीक है ना, उनकी पॉकेट मनी नॉर्मली फिक्स होती है, बच्चों की भी एक फिक्स पॉकेट मनी होती है, और अमाउंट भी कम होता है बच्चों का, इतना ज्यादा भी नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स होता है, जिसका भी याद रखना, जब फिक्स होगा ना वो कम होगा। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑर्डिनरी परसेंटेज थोड़ी कम ही दी जाती है, इतनी ज्यादा नहीं दी जाती, जब फिक्स ले रहे हैं ना, ठीक है, और उनको प्रेफरेंस भी है, तो पहले फिर उसके बाद हम बच्चों को फारिग करेंगे, ठीक है। अगर कभी घर में प्रॉफिट कम भी हो रहा हो, कभी एक साल सैलरी कटौती हो गई कोविड की वजह से, 50% सैलरी मिल रही है, तब भी नौकर को दे देगा, बच्चों को दे देगा, वाइफ को बोलेगा अभी थोड़ा सब्र करो, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, फिर अगर कुछ मिला, फिर जो बचेगा वो अपनी वाइफ को, भाई ये थोड़ा दुख सुख में इसको साथ ही रखना पड़ेगा, ठीक है। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा इसको तो ऐश ही नहीं करवाएगा, जब इसको प्रॉफिट नहीं होगा तो सब्र भी करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो ये है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, दीज आर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। नहीं, वो फिर कंपनी बंद हो जाएगी फिर, ठीक है। ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। और ये जो है कौन है? ये प्रेफरेंस है। अच्छा भाई, ये कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मतलब ये है कि आपको समझ में आ गई बात। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो लोग कौन होते हैं? उनको फिक्स मिलता है, ठीक है, लेकिन वो घर के पार्ट हैं, उनको पहले इधर सबसे पहले डिवेंचर को देना पड़ेगा, बाहर वाले बंदे को फारिग, फिर हम आएंगे प्रेफरेंस के ऊपर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है ऑर्डिनरी से पहले मिलेगा, उनका डिविडेंड फिक्स होगा, लेकिन अगर कुछ स्टार ऐसे इतने बुरे हालात हो गए इसके कि नौकरी से फारिग हो गया और कोई 1 रुपया जेब में नहीं है, तो बच्चे इसको आके क्लेम नहीं कर सकते कि भाई दो मारेंगे, बच्चे बुला के मारेंगे इसको कि भाई दो मुझे पैसे मेरे, ये बोलेगा भाई नहीं है तो क्या करूं मैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मसला पता है क्या है? अब जो है ना, कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में दो कैटेगरी की आती हैं भाई। डिबेंचर वो होता है जो कि लोन दिया उसने हमको, उसको एक तो वो भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है, एंड ही इज नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी, वो ओनर नहीं है कंपनी का। सैलरी दे रहे हैं आप, डिबेंचर मैं बोल रहा हूँ सर्वेंट को सैलरी दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये डिबेंचर कंपनी अगर है, तो कंपनी में जो है वो बंदा एक तरह से आउटसाइडर है ना, सर्वेंट जैसा आउटसाइडर होता है, ठीक है। वो ये बात तो हमसे नहीं मानेगा ना, बोलेंगे यार सर हालात खराब है, छोड़ दो, वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा नहीं भाई हालात खराब है, अच्छा मेरा मसला नहीं। डिबेंचर होल्डर भी क्या होता है जी? डिबेंचर होल्डर कौन होता है? लोन दिया उसने आपको ना, तो आप वो आपसे ये बात नहीं एक्सेप्ट करेगा कि यार इस साल प्रॉफिट कम हुआ है तो नहीं दो मुझे इंटरेस्ट मेरा, उसको देना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस वाले को क्या होगा? उनको फिक्स मिलेगा, लेकिन बात वही है कि शर्त ये प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो आगे लड़ नहीं सकते। और ऑर्डिनरी का क्या है कि वो लास्ट प्रायोरिटी पे मिलेगा उनको, लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उनको मिलेगा भी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात, ये प्रेफरेंस के अंदर ना दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक होते हैं रिडीमेबल और दूसरे होते हैं नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब पता है क्या होता है? कि ये पे बैक हो जाएंगे, पे बैक आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ सालों के बाद ये पे बैक हो जाएंगे। मतलब ये कि ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने बोला भाई हम ये पैसा लगा रहे हैं, हमें इतना % फिक्स रिटर्न चाहिए, और तकरीबन 5 साल या 10 साल बाद हमें अपने पैसे भी वापस चाहिए। तो ये जो रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर है, और ये नॉन रिन्यूएबल क्या है कि ये लोग जो है ना कहते हैं रिटर्न वापस नहीं बोले, ठीक है हर साल हमें इतना % फिक्स दे दो, लेकिन अपने ओरिजिनल पैसे हम वापस नहीं मांगेंगे, वो जिंदगी भर इन्वेस्ट करने देंगे हम बिजनेस में,
ठीक है, तो ये जो है अगर पे बैक नहीं होंगे तो अब क्या होगा, ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, हमने बोला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो यार ये तो फिर एक कहाँ डिवेंचर ही नहीं हो गया। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक कहाँ से डिवेंचर ही नहीं हो गया कि यार एक तो वो फिक्स रिटर्न भी ले रहा है और फिर कुछ अरसे के बाद अपने प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस ले लेगा, तो ये तो एक तरह से डिवेंचर ही हो गया। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस, वैसे भी देखो प्रेफरेंस शेयर में एक कैरेक्टरिस्टिक डिवेंचर वाला था। क्या कैरेक्टरिस्टिक था कि वो रिटर्न फिक्स ले रहे थे, लेकिन क्योंकि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, ये था कि वो रिस्क ले रहे थे, बोल रहे थे हमारा पैसा आपके पास जिंदगी भर के लिए लगा हुआ है, तो हमने उनको इक्विटी मान लिया था। कंपनी में देखो दो चीजें होती है ना, डेट होता है, इक्विटी होती है। इक्विटी वो है जो कि कंपनी का पार्ट है, जो ओनर है, और जो डेट होता है वो बंदा ओनर नहीं होता। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ना, उसको हम क्या मानते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी मानते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो जाए तो उसको हम फिर बोलते हैं अब आप इक्विटी का पार्ट नहीं हो, नॉन करंट लायबिलिटी ऑफ हमारी, क्योंकि आपको एक तो फिक्स रिटर्न भी देना है और इवेंचुअली जाके आपको अपना पैसा भी वापस करना है, ठीक है। यानी कि जो वो है नॉन रिडीम, मतलब ये एक तरह से डिवेंचर का ही दूसरी फॉर्म हो गई। और ये नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, ये इक्विटी है, दे आर पार्ट ऑफ इक्विटी, मतलब इनको हम अपनी कंपनी का जो है वो ओनर में शामिल करेंगे, इक्विटी में शामिल करेंगे। अच्छा एक और बात पता है क्या होती है, ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, ये क्यूमुलेटिव भी होते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर इनको किसी वजह से एक साल हम डिविडेंड नहीं दे सके तो अगले साल क्या करना पड़ेगा, इनको डबल देना पड़ेगा। 2 साल तक नहीं दे सके, तीसरे साल क्या होगा, 3 गुना देना पड़ेगा। तो ये लोग क्या है, ये रिडीमेबल हैं, इसलिए क्योंकि लायबिलिटी भी है एक तरह से, ये लोग हैं एक तरह से, हम बोलेंगे भाई आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो, क्योंकि यार आप मतलब एक तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले रहे हो, फिर आपको एक साल हम नहीं दे पाए अगर डिविडेंड, तो आप अगले साल डबल भी ले रहे हो, तो ये एक तरह से लायबिलिटी है फिर हमारी, आप घर के हिस्से नहीं हो। ये जो नॉन रिडीमेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, कि अगर इनको एक मरतबा हम नहीं दे सके एक साल, तो अगले साल इनको डबल नहीं देना पड़ेगा। बच्चों को अगर आपने किसी वजह से एक साल अगर पॉकेट मनी नहीं दी एक महीना, तो अगले महीने ये नहीं बोलोगे कि डबल ले रहा हूँ, आप बोलोगे नहीं भाई ये जो है ना आपका पिछला महीना गुजर गया ना, डबल देने में रिस्क है ना यार, वो कोई बुरी आदतों में ना पड़ जाए, बिगड़ ना जाए, बिला वजह कहीं खर्च करते हैं, उनकी जरूरत तो उतनी है ना यार। भाई एक दिन तुम रात को जल्दी सो गए, खाना खाए बगैर नींद आ गई, ऐसे ही सो गए, तो अगले दिन 2 दिन का थोड़ी खाओगे, खाओगे तो फिर यही दिन का ना यार, मतलब ये थोड़ा सा वो तरीका होता है ना यार। ठीक है भाई, चलो आज के लिए फिर इतना काफी है बच्चों, अल्लाह हाफिज।